मेरा नाम पूरब है। मेरा मोबाइल लगातार बहुत देर से बज रहा था और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे हिम्मत करके फ़ोन उठाऊं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरी पत्नी ने मुझे परेशान करके रख दिया था। वो बार बार मुझे पैसों के लिए कह रही थी और मेरे पास पैसे नहीं थे। पता नहीं आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। इतनी बढ़ती महंगाई में आम आदमी के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो गया, और अगर उसे कम पैसे मिल जाएं तो उनसे गुजारा करना उससे भी मुश्किल। मैंने अपनी पत्नी की कॉल से तंग आकर अपना मोबाइल ही स्विच ऑफ करके रख दिया था। मैं यहाँ ग्वालियर जैसे शहर में नौकरी करने के लिए आया हुआ था और मैं ही जानता था कि मैं किस तरह से यहाँ अपने परिवार के बिना रह रहा था। ऊपर से यहाँ रहने के लिए किराया देना और होटल से ला लाकर बार बार खाना खाना सबसे ज़्यादा महंगा पड़ रहा था। मैं अपनी परेशानी किसको बताऊं? मेरी पत्नी 1 महीना पूरा होने से पहले ही मेरी भेजी हुई सैलरी ख़त्म कर दिया करती थी। पहले तो मैं अपने लिए थोड़े बहुत पैसे भी बचा लिया करता था, लेकिन अब तो मैं उसे अपने सारे के सारे पैसे भेज रहा था। फिर भी वो बार बार फ़ोन करके मुझसे यही कहती रहती थी कि आपके दिए हुए पैसे पूरे नहीं पड़ते। बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ट्यूशन की फ़ीस, घर का राशन और बिजली का बिल और भी बहुत सारे बाकी के खर्चे आपके भेजे हुए पैसों में पूरे नहीं होते। न जाने कितनी बार तो मुझे लोगों से उधार पैसे मांगने पड़ते हैं। मैं उसे समझा समझा कर थक गया था कि थोड़ा कम खर्च किया करो, मगर मेरी पत्नी रेणुका न जाने किस मिट्टी से बनी हुई थी। उसके खर्चे तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। कई बार तो उसने मुझे ताना दिया था कि आधे से ज़्यादा पैसे तो तुम्हारी माँ के इलाज पर लग जाते हैं, अपनी माँ का इलाज करना छोड़ दो, गृहस्थी बिल्कुल ठीक चलेगी और मैं कम खर्च करना भी शुरू कर दूंगी। हर बार वो मुझे मेरी माँ को लेकर ताने दिया करती थी। मेरे पास सिर्फ मेरी माँ ही तो थी। पिताजी तो इस दुनिया से चले गए थे। 2 भाई थे और 2 ही बहनें थीं। दोनों भाई ज़्यादातर बहनों का लेन देन किया करते थे। मेरे हिस्से में माँ आई थी, तो अब क्या मैं अपनी माँ का ख्याल भी नहीं रखता? मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे कुछ भी करके दूसरी नौकरी तलाश करनी थी। 2 साल पहले मैं अपने पिताजी के मरने के बाद यहाँ ग्वालियर आया था। मुझे उम्मीद थी कि मुझे यहाँ बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी, मगर मैं नहीं जानता था कि यहाँ आने के बाद मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मेरी शादी को 8 साल हो गए और इन 8 सालों में मेरे पास 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ी बेटी 7 साल की है, उसके बाद 2 छोटे बेटे हैं। मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बेटी दोनों ही स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं दिल्ली शहर पढ़ने के लिए आया करता था। शादी से पहले मेरा अपना गांव में ही जन सेवा केंद्र था। मैं रांची के एक छोटे से गांव में रहा करता था, लेकिन जब से मेरे पिताजी की मौत हुई थी, हमारे घर के हालात बदल गए थे। यहाँ तक कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई थी। मेरे दोनों भाई अपने अपने परिवारों के साथ अलग हो गए थे। मैं सबसे छोटा था और अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए माँ मेरे हिस्से में आई थी। मेरी पत्नी बुरी औरत नहीं थी, लेकिन जब इंसान हद से ज़्यादा गरीबी में रहने लगता है तब वो चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि कोई इंसान शुरू से ही गरीब होता है तो उसे सब कुछ मेंटेन करने की आदत होती है। मेरी पत्नी एक अच्छे घर की रहने वाली थी और मेरी माँ की दूर की रिश्तेदार की बेटी थी, इसलिए कुछ समय तक तो उसने मेरे घर में खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त किया। मेरे दोनों भाई कोई ख़ास नौकरी नहीं किया करते थे, बस गांव में ही उनका एक छोटा सा कारोबार था। मेरे पिताजी ने बचपन से ही मुझसे बहुत उम्मीदें लगाई थी। वो चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बनूं, इसलिए उन्होंने मुझे शहर भेजने की जिम्मेदारी उठाई थी। वो मुझे शहर पढ़ने के लिए भेजा करते थे। जब मैं जवान हुआ तो मैंने बीच में अपने पढ़ाई से ध्यान हटा लिया था। इस बात से मेरे पिताजी बहुत नाराज़ हुए थे। उन्होंने कहा था कि बेटा, तुम्हारे दोनों भाई अंगूठा छाप हैं। मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ाया लिखाया ताकि तुम मेरा नाम रोशन कर सको, अपने घर से गरीबी को दूर कर सको और अपनी शिक्षा को सहारा बनाकर कामयाबी की ऊंचाइयों को छू सको। पिताजी की बात मेरे दिल को लग गई थी। फिर मैंने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। पिताजी को लगता था कि हर पढ़े लिखे इंसान को आसानी से और अच्छी नौकरी मिल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरी पत्नी रेणुका के साथ शादी भी इसलिए करवाई गई थी ताकि रेणुका मेरे घर में आने के बाद हर चीज़ का ऐशो आराम उठा सके। वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसके घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो एक खाते पीते घर की बेटी थी। उसके पिता दूसरे गांव के एक जमींदार थे। उनको लगता था कि अगर उसकी शादी मेरे साथ हो जाएगी तो मैं अच्छी नौकरी करूंगा, जिससे सारी ज़िंदगी उसको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जब शादी के बाद वो मेरे घर में आई तो उसे मुझसे बहुत सारी परेशानियां होती थीं।
सबसे पहली परेशानी तो उसको यही थी कि मैं एक महीने में जितने भी पैसे कमाया करता था वो शुरू से ही उसे बहुत कम लगते थे। अपना घर चलाने की खातिर बस वो मेरे साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो अमीर पिता की बेटी थी। मुझे मेरी ससुराल से भी काफ़ी कुछ मिला था, लेकिन रेणुका की 4 बहनें और थीं। अब वो अपनी 4 बेटियों में एक ही बेटी के लिए तो बार बार सब कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए वो लोग भी मुझ पर बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि हमें नहीं पता था कि तुम 25,000 महीने की नौकरी करते हो। आज के ज़माने में 25,000 सैलरी में क्या होता है? कहीं कोई दूसरी नौकरी तलाश करो। मैं जहाँ भी जाता वहाँ नौकरी तलाश करता तो मुझे 25 या 30,000 रुपये महीने की ही नौकरी मिल रही थी। और अब तो मेरे बच्चे भी काफ़ी बड़े हो रहे थे। घर का खर्चा बढ़ता जा रहा था। बच्चों की ज़रूरतें ढेर सारी थी और उनसे कई ज़्यादा ज़रूरतें तो मेरी पत्नी की थी। अब पिछले 2 साल से मैं यहाँ ग्वालियर में आकर नौकरी कर रहा था। इस नौकरी के बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया था। ये एक छोटी सी कंपनी थी। यहाँ भी मेरी सैलरी 40,000 थी। मुझे लगा कि 40,000 में सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर धीरे धीरे मेरी सैलरी बढ़ेगी तो घर की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, इसलिए 2 साल होने पर भी मेरी सैलरी नहीं बढ़ पा रही थी। ऊपर से मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था। हर महीने 2 दिन के लिए मैं अपने गांव चला जाता था। अपने बच्चों के साथ समय गुजारा करता था, अपनी माँ के साथ कुछ बातें करता था, लेकिन हर कोई मुझे अपनी अपनी ख्वाहिशों के बारे में बताता रहता था। मैं बहुत तंग आ गया था कि मैं क्या करूं। महीने की 20 तारीख से मेरी पत्नी मुझे फ़ोन करना शुरू कर देती थी और बार बार कहती थी कि पैसों की ज़रूरत है, आपने अभी तक पैसे नहीं भेजे। मैंने अब की बार उसे बहुत प्यार से समझाया था कि मैं यहाँ दूसरी नौकरी तलाश कर रहा हूँ। अगर दूसरी नौकरी से भी मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर मैं गांव में आकर तुम्हारे पिताजी के साथ किसी काम पर लग जाऊंगा। मेरे ससुर जी का यही कहना था कि तुम्हारे पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने तो अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ इसलिए की थी कि तुम पढ़े लिखे हो तो अपने दोनों भाइयों से ज़्यादा अच्छा कमाते होगे, मगर तुमसे अच्छे तो तुम्हारे दोनों भाई हैं जिनके परिवार को किसी चीज़ की कमी नहीं है। अब उन्हें मैं क्या बताता, मैं तो खुद परेशान हो गया था। एक दिन मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया कि ग्वालियर में ही एक दूसरी कंपनी है जिसके इंटरव्यू के लिए मुझे जाना होगा। अगर वहाँ मेरा इंटरव्यू पास हो गया तो मुझे वहाँ से कुछ फ़ायदा हो सकता है। मैं फ़ौरन ही वहाँ इंटरव्यू देने के लिए चला गया था और बार बार प्रार्थना कर रहा था कि मुझे यहाँ नौकरी मिल जाए। यहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी के लिए आए हुए थे और मैं हर किसी को तरसी हुई नज़रों से देख रहा था, क्योंकि हर कोई मेरी ही तरह यहाँ नौकरी करने के लिए आया था। सब लोग बारी बारी करके अपना इंटरव्यू देने के लिए अंदर जा रहे थे। मैं भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर पहुँच गया था। मुझे यहाँ रहते हुए 2 साल हो गए थे, लेकिन यहाँ मैंने अभी तक जितने भी दोस्त बनाए थे या मैं जितने भी लोगों को जानता था उनमें से किसी को भी अभी ये नहीं पता था कि मैं शादीशुदा हूँ और 3 बच्चों का बाप हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ पहली बार आया था तो मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी और फिर उसके बाद उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। मैंने जब उसको अपने बारे में बताया कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं तो उसे बड़ी हैरानी हुई थी। उसने कहा कि ना तो तुम्हारी उम्र इतनी है और ना ही तुम्हें देखकर कोई बता सकता है कि तुम शादीशुदा हो और फिर 3 बच्चों के पिता भी हो। ये सब सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस राज को राज ही रखा जाए। इसलिए ना तो मैं अपने स्टेटस पर अपनी फैमिली और बच्चे के फ़ोटो लगाया करता था और ना ही मेरे किसी डॉक्यूमेंट पर मैरिड लिखा हुआ था। ये शहर मेरे लिए अनजान था। यहाँ मेरी मुलाकात जितने भी लोगों से होती थी उनको मैं यही बताया करता था कि मैं कुंवारा हूँ, गाँव में मेरी बूढ़ी माँ रहती है और गाँव से यहाँ मैं नौकरी करने के लिए आता हूँ। मैं कितना ही परेशान क्यों ना होता मगर किसी को अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताता था, बल्कि ये बताया करता था कि मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत होती है, इसलिए तो शहर आकर पैसे कमाता हूँ और हर महीने अपनी माँ से मिलने के लिए जाता हूँ। लोग आसानी से मेरी बातों का यकीन कर लिया करते थे। लगभग 1 घंटे के बाद मेरा नाम लेकर मुझे आवाज़ दी गई थी तो मैं फ़ौरन ही अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ऑफिस के अंदर चला गया था। सामने कुर्सी पर लगभग एक 50 साल की औरत बैठी हुई थी जो इंटरव्यू ले रही थी और उसके बराबर में ही उसका मैनेजर बैठा हुआ था। ये ऑफिस बड़ा ही शानदार था। अगर यहाँ मेरी नौकरी पक्की हो जाए तो मेरे मज़े आ जाने थे, क्योंकि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसको ये औरत संभाल रही थी। इनका नाम अंजना पारकर था।
इन्होंने मेरा इंटरव्यू ले लिया था और फिर कहा था कि आपको कॉल करके बता दिया जाएगा। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था और बार बार अपने मोबाइल पर ध्यान दे रहा था कि मेरी नौकरी पक्की हो जाए, और ऊपर वाले ने जल्द ही मेरी प्रार्थना सुन ली थी। यहाँ मेरी नौकरी लग गई थी। मैं बहुत खुश हुआ था कि मुझे मेरी सैलरी भी मैसेज करके बता दी गई थी और कंपनी में काम करने के तौर तरीके भी समझा दिए गए थे। ये खबर जब मैंने अपनी पत्नी को दी तो वो बहुत खुश हो गई थी और फिर मैंने वहाँ पर नौकरी करनी शुरू कर दी थी। मैंने देखा था कि कंपनी की मालकिन बहुत अच्छी औरत थी। सारे ही लोगों के साथ बड़े अच्छे से पेश आया करती थी। अमीर हो या गरीब, उसकी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। इसकी कंपनी में नौकरी करने से सच में मेरे दिन बदल गए थे। यहाँ पर पहले तो मेरी सैलरी 50,000 रुपये महीना थी, लेकिन मैंने यहाँ दिल लगाकर काम किया। अब मैं अपने लिए रूम के रेंट के ही पैसे रोकता था, बाकी सारे पैसे अपने घर भेज दिया करता था। धीरे धीरे यहाँ मेरी कामयाबी देखते हुए मुझे प्रमोशन भी मिल गया था और फिर मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए लगभग 6-7 महीने गुजर गए। अब मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता था कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने परिवार के पास जा सकूं। कई बार तो मेरी माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा भी था कि बेटा, तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे पास नहीं आ सकते। मैंने उनको बताया था कि यहाँ मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। अगर यहाँ मेरी परफॉर्मेंस में कोई भी कमी निकली तो मेरे हाथ से ये नौकरी जा सकती है। जिस पर मेरी माँ अच्छे से मेरी बात को समझ गई थी, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानती थी कि मुझे कितनी मुश्किल से यहाँ नौकरी मिली है। मैं बहुत खुश था। ये नौकरी मेरे लिए हर नौकरी से सबसे ज़्यादा लकी साबित हुई थी। सैलरी भी ज़्यादा थी और ये काम करने में भी मुझे मज़ा आ रहा था। धीरे धीरे मुझे कंपनी की तरफ से रहने के लिए एक फ्लैट भी दे दिया गया था, अब जिस पर मुझे और फ़ायदा हुआ था और मेरे पास रेंट के पैसे भी बचने लगे थे। ये नौकरी मेरे सपनों को धीरे धीरे पूरा कर रही थी। अब मेरे घर से भी मुझे मेरी पत्नी परेशान नहीं करती थी। कंपनी का माहौल भी बड़ा ही शानदार था। मैं खूब बन ठन कर और स्मार्ट बनकर ऑफिस जाया करता था। सब मुझे किसी अच्छे और अमीर परिवार से समझते थे। यहाँ मेरी हकीकत कोई नहीं जानता था और यहाँ पर काम करने वाले काफ़ी सारे लोगों से मेरी अच्छी तरह से जान पहचान हो गई थी। बल्कि मेरी उम्र के 2-3 लड़कों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक दिन मैं वहाँ पर काम करने वाले अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि अंजना पारकर एक बहुत अच्छी औरत है और उससे भी अच्छी है उनकी ये कंपनी। ये अंजना पारकर की एक मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी थी जिसकी ब्रांचेस 2-3 शहरों में और भी थी। मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि ये कंपनी अंजना मैडम जी के पति अनुज पारकर जी की थी। अनुज पारकर जी की मौत 2 साल पहले हार्ट अटैक की वजह से हो गई। पति के मरने के बाद अंजना मैडम अपने पति की कंपनी अकेले ही संभाल रही है। वो एक मैच्योर और होनहार औरत है जिन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को 2 साल में कामयाबी की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अंजना मैडम के बारे में कंपनी के सारे ही लोग बातें करते रहते थे कि उन जैसी औरत उन्होंने कहीं नहीं देखी, जो एक बहुत ही अमीर औरत है। उनके पास बहुत सारी दौलत है और अपनी कामयाबी से इस दौलत को वो दिन ब दिन आगे बढ़ाती जा रही है। मैं सोचने लगा कि अगर ऐसी ही अमीर औरत मेरी ज़िंदगी में आ जाती तो मैं सारी ज़िंदगी सुकून से गुजारता। शायद मुझे इतनी मेहनत ही ना करनी पड़ती। मैडम का एक 11 साल का बेटा भी था। 1-2 बार वो उसको ऑफिस में लेकर आई थी। एक दिन मैं अपने फ्लैट में लेटा हुआ था और सोच रहा था कि क्या ऐसा नहीं हो सकता अंजना मैडम को मैं फंसा लूँ और उनकी सारी दौलत मेरी हो जाए, फिर कैसा रहेगा। लेकिन ये सब करना मेरे लिए कोई आसान काम नहीं था, मगर ऐसा हो जाए तो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जानी थी। वैसे भी इंसान को कामयाब बनना होता है तो मेहनत करनी ही होती है। न जाने क्यों अंजना मैडम को देख देख कर मेरे दिल में यही ख्याल आता था कि काश इनकी सारी दौलत मेरी हो जाए, मगर मैं ऐसा क्या करूं। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने उस आइडिया पर गौर करना शुरू कर दिया। मैंने कंपनी में और ज़्यादा मेहनत से काम करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मैं ओवर टाइम भी किया करता था। एक साथ 3-3 वर्कर्स का काम कर रहा था। मैं चाहता था कि मैडम का सारा ध्यान ज़्यादातर मुझ पर रहे, मगर इतने सारे वर्कर्स होने पर उनका ध्यान आसानी से मुझ पर नहीं जा रहा था। जहाँ ढेर सारे लोग हों उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना हर इंसान के लिए मुश्किल होता है। मैंने सोच लिया था कि मेहनत से कुछ नहीं होने वाला, मुझे कुछ और ही करना होगा। इसलिए अब मैंने अपनी स्मार्टनेस पर और ज़्यादा गौर किया और मैं बन ठन कर बार बार मैडम के केबिन में जाया करता था। उनका छोटा मोटा काम खुद ही करने की कोशिश करता था।
ये सब देखकर उनके मैनेजर को भी गुस्सा आया करता था कि ये मैडम का काम करने के लिए हमेशा तैयार क्यों रहता हूँ, क्योंकि जो काम मैनेजर का हुआ करता था उस काम को मैं आसानी से कर दिया करता था। इधर मैंने मैनेजर को मैडम की नज़रों से गिराना शुरू कर दिया था ताकि मैडम मुझे अपना मैनेजर बना ले, और मैं स्पेशली मैडम के करीब रहने की कोशिश करने लगा कि कुछ भी करके मैडम का ध्यान हमेशा हर बात पर मुझ पर जाया करे, वो अपना हर काम मुझसे करवाया करे। कई महीनों की मेहनत के बाद मैडम ने मेरी प्रशंसा करनी शुरू कर दी थी। मेरी काबिलियत देखते हुए मैडम ने मुझे अपना मैनेजर बना लिया था और अब मैं हर समय मैडम के साथ ही रहता था, जिसकी वजह से कंपनी में मेरी इज्जत भी बन गई थी और मेरी सैलरी और ज़्यादा बढ़ गई थी। मुझे अपने घर गए हुए पूरे 4 महीने गुजर चुके थे और मुझे यहाँ पर नौकरी करते हुए 10 महीने गुजर गए थे। इतने समय में मैं सिर्फ 2 बार ही अपने घर गया था, क्योंकि मेरे पास घर जाने का अब ज़्यादा समय नहीं था। पैसे भी मैं यहीं से ही अपनी पत्नी को ट्रांसफ़र कर दिया करता था। मेरी पत्नी को शुरू से ही मुझसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। वो मेरे बच्चों की परवरिश तो बहुत अच्छे से कर रही थी, उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा रही थी और वो ज़्यादातर अपने मायके में रहती थी। उसने मेरी सबसे बड़ी बेटी को मेरी माँ के पास छोड़ दिया था और वो ज़्यादातर अपने मायके से शॉपिंग करने और पार्लर वगैरह जाया करती थी। मेरा सारा पैसा वो इसी तरह से उड़ा रही थी। मैं खुश था कि मेरी ज़िंदगी में इस नौकरी की वजह से सुकून आ गया था, लेकिन अभी मेरे सुकून में कुछ कमी थी, क्योंकि मेरे दिमाग में जो चल रहा था उसे अभी मुझे पूरा करना था और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से सुकून पाना था। मैडम की उम्र 55 साल थी, लेकिन अपना ख्याल रखते हुए और अपनी अमीरी की वजह से उनकी उम्र ज़्यादा 35 साल से करीब लगती थी। सुना था कि शादी के कई सालों बाद उन्हें औलाद हुई थी। उनकी पर्सनैलिटी में एक अजीब सी बात थी। मैं उनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हुआ था, लेकिन मुझे उनकी पर्सनैलिटी नहीं चाहिए थी, बल्कि उनकी दौलत पर मेरा ध्यान था कि किस तरह से इसको हासिल किया जाए। मैडम के पति मर चुके थे और वो अकेले अपने बेटे की परवरिश कर रही थी, साथ ही उनकी दौलत और कारोबार को भी संभाल रही थी। अगर मैडम की शादी मेरे साथ हो जाए तो मैं उनकी ढेर सारी दौलत का मालिक बन जाऊंगा। ऑफिस में मैडम को जो भी काम होता तो वो अब सबसे पहले मुझे ही बताने लगी थी और मैं ही आगे उनका काम सब लोगों तक पहुंचाया करता था। इस तरह मेरा मैडम से रोज़ ही टकराव होता था और अब मैनेजर बनने की वजह से ज़्यादातर और समय मेरा उनके साथ ही गुजर रहा था। मैडम से शादी करने के लिए मुझे उन पर अपना थोड़ा इम्प्रेशन भी जमाना पड़ रहा था और उनके साथ थोड़ा फ्रेंडली भी होना पड़ रहा था। मैं उनकी हर छोटी छोटी ज़रूरत का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। सुबह जब वो ऑफिस आती तो उनके कमरे को अच्छे से साफ़ करवाया करता था। उनकी पसंद नापसंद के बारे में भी मैंने पता कर लिया था और जो उनको पसंद होता था वो काम सबसे पहले करता था और जो काम उनको नहीं पसंद होता था उस काम को करने से परहेज़ करता था। धीरे धीरे मैडम भी मुझसे इम्प्रेस होने लगी। मेरी चालाकी काम आ रही थी। मेरे काम से इम्प्रेस होकर बहुत जल्द मैडम ने मेरे साथ अच्छे से बातचीत करना शुरू कर दिया था और मैं अपनी मीठी मीठी और हंसी मजाक वाली बातों से उनका दिल जीत लेता था। मैं अभी उनको अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था। मैं जानता था कि ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए चालाकी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ मेहनत करने वाले लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं। मैंने मैडम के सामने अपनी परेशानी का खूब रोना रोया था और उनको बताया था कि मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं है और वो भी बहुत बीमार रहती हैं। उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मेरी सैलरी से घर का खर्च ही हो पाता है। मेरी दुख भरी दास्तां सुनकर मैडम को मुझसे हमदर्दी हो गई और उन्होंने मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे 80,000 रुपये देने का वादा किया और फिर अगले ही दिन मुझे 80,000 रुपये का चेक भी मिल गया था। मैं माँ के इलाज का बहाना करके अपनी फैमिली से मिलने के लिए गाँव चला गया था। अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं होती थी। घर भेजने के बाद भी काफ़ी सारे पैसे मेरे पास बच जाते थे। धीरे धीरे इसी तरह मैंने मैडम का दिल जीत लिया था और बहुत जल्द ही एक दिन मैंने उनको अपने दिल का हाल बता दिया था, क्योंकि मैं कभी उनको अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया करता तो कभी उनको अपने गांव का घर छोटा होने की परेशानी बताया करता था, तो कभी कहता था कि मेरी एक बहन है जिसकी शादी हो चुकी है, उसके ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं, कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस तरह बार बार मैडम मेरी मदद करती रहती थी। सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। मैं मैडम से धीरे धीरे अपने काम भी निकलवा रहा था और साथ ही उनकी भी हमेशा तारीफ़ करता रहता था कि आपने अकेले ही सब कुछ कितने अच्छे से हैंडल किया हुआ है। और मुझे तो हैरानी इस बात पर होती है कि आप इतनी सुंदर और फिट होते हुए भी
अपने बेटे की अकेले परवरिश कर रही हो, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी। मैं उनका मन अपनी प्यारी प्यारी बातों से जीत लिया करता था। और फिर वो दिन भी आ गया था जब मैंने मैडम को प्रपोज कर दिया था और कहा था कि मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, इसलिए क्योंकि आप जैसी औरत को अपनी ज़िंदगी में हर मर्द शामिल करना चाहेगा, क्योंकि आप एक अच्छी पत्नी बन सकी हैं और एक अच्छी माँ हैं और एक ऐसी अच्छी इंसान है जो हमेशा दूसरों की मदद करती है। मेरी बातों पर काफ़ी देर तक तो मैडम सोचती रही थी, लेकिन मैं समझ गया था कि उनके मन में भी वही सब कुछ चल रहा है जो मैं देखना चाहता था। फाइनली मैडम ने मेरी शादी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया। उनको भी यही लगता था कि मैं उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ, तो शादी के बाद उनका और उनके बेटे का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। मैं धीरे धीरे उनके बेटे के करीब भी जाने लगा था। उसे कई बार मैं ड्राइवर के साथ स्कूल से लेने के लिए गया था। मैंने मैडम के दिमाग में ये बात डाल दी थी कि आपको ड्राइवर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब से मैं आपके बेटे रोहन की जिम्मेदारी लेता हूँ और मैं उसे स्कूल से लेकर आया करूँगा। मेरी ये सारी हमदर्दी देखकर मैडम का दिल पिघल गया था और उन्होंने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया था। मैं तो बहुत खुश था क्योंकि मेरी मेहनत रंग ले आई थी। मैंने मैडम के साथ कोर्ट मैरिज कर ली थी। उनको ये बात तो अच्छे से पता थी कि मैं कंपनी के दिए गए फ्लैट में रहता हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि शादी के बाद तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे। मैं तो वैसे भी यही चाहता था। जैसा मैं सोच रहा था, अब सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक ही होने लगा था। मेरी शादी मैडम के साथ हो गई थी और अब मैं उनके इस शानदार से बंगले में आ गया था। मैंने अपने फ्लैट से अपना सामान भी उठा लिया था। ये कोई बंगला नहीं बल्कि किसी सपनों का महल था जिसे मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ से देख रहा था। हर कमरे में अच्छी से अच्छी सजावट और आसानी का सारा सामान मौजूद था। महंगे से महंगा फर्नीचर और कदम कदम पर एयर कंडीशनर लगी हुई थी। मैं हैरानी से एक एक चीज़ को देख रहा था और सोच रहा था, ये सब कुछ मेरा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं बहुत खुश था और अपनी दूसरी पत्नी अंजना पारकर के साथ बैठा कॉफ़ी पी रहा था। तभी अंजना का बेटा रोहन आया और अंजना ने उससे कहा कि बेटा, अब ये तुम्हारे पापा हैं, अब तुम इनको पापा कहा करो। वो 11 साल का बच्चा आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देख रहा था, शायद समझने की कोशिश कर रहा था कि 2 सालों पहले तो वो किसी और को पापा कहा करता था और अब वो मुझे पापा कहेगा। वो मासूम बच्चा था और ना समझ था। इतने छोटे बच्चों से तो जैसा कहा जाता है वो हमेशा वैसा ही करते हैं। अब अंजना मैडम के इस आलीशान बंगले में मेरी ज़िंदगी बड़ी सुकून के साथ गुजर रही थी। इस करोड़पति औरत का मैं पति बन चुका था, इसलिए अब मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत थी। मैंने नौकरी पर जाना छोड़ दिया था। मेरी पत्नी अपना ऑफिस खुद संभाल रही थी जैसे वो पहले संभाला करती थी। अंजना ने मुझे अपना कार्ड दे दिया था। मैं उसके कार्ड से जितने पैसे चाहे उतने निकालने लगा था और उससे हमदर्दी का दिखावा करता था। मेरी पत्नी भी अब मुझसे जितने पैसे मांगती थी मैं उसे उतने ही पैसे भेज दिया करता था। जब से मेरी अंजना के साथ शादी हुई थी वो बार बार फ़ोन करके घर पर मुझसे अपने बेटे के बारे में ऐसे पूछती थी जैसे मैं उसका पति नहीं बल्कि कोई नौकर हूँ जिसको उसने नौकरी पर रखा हुआ है। मुझे तो लगता था कि वो मुझे इसलिए इस घर में लेकर आई है ताकि मैं उसके बेटे का ध्यान रख सकूं। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वैसे भी मुझे अपने प्लान के अगले पहलू की तरफ बढ़ना था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही मेरी पत्नी का फ़ोन आया। उसने कहा कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मैं अकेली उनका ध्यान कैसे रखूँ। आप यहाँ आ जाइए और अपनी माँ को अस्पताल लेकर चले जाइए, उनको इलाज की बहुत ज़रूरत है। मुझे इमरजेंसी में यहाँ से जल्द अपने घर के लिए निकलना था, मगर उसी दिन अंजना ने अपने घर पार्टी रखी हुई थी। वो अपने सारे दोस्तों और कुछ रिश्तेदारों से मेरी मुलाकात करवाना चाहती थी। मैंने उसे समझाया भी था कि वो 2-3 दिन के बाद पार्टी रख ले, मगर उसने कहा कि मैं सबको इनवाइट कर चुकी हूँ और तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने उससे कहा कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, गाँव से फ़ोन आया है, मुझे अपनी माँ को अस्पताल में एडमिट करवाना है। मेरी बात पर उसने अफसोस जताया और कहने लगी कि फिर मैं भी तुम्हारे साथ गाँव चलती हूँ। मैंने उसे मना किया कि मैं तुम्हें अभी अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, पहले मेरी माँ की तबीयत कुछ बेहतर हो जाए, फिर उसके बाद मैं अपनी माँ से मिलवाने के लिए ले जाऊँगा। उसने मुझे जाने की परमिशन दे दी थी। मैं वहाँ से अंजना से 2 दिन का कहकर आया था, लेकिन मुझे तो यहाँ पर पूरा 1 हफ्ता ही लग गया था। इधर मेरी पत्नी को भी नहीं पता था कि मैं दूसरी शादी कर चुका हूँ।
बस मैं उसे खूब ढेर सारे पैसे दिया करता था। इस बार जब मैं गांव गया था तो ट्रेन से नहीं बल्कि अपनी कार से गया था, जो अंजना ने ही मुझे दी थी। मुझे बड़ी सी गाड़ी में बैठकर आता हुआ देखकर मेरे बच्चे और मेरी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, बल्कि बच्चे तो खुशी के मारे उछल पड़े थे। मैं अपनी माँ को अपनी ही गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गया था। माँ 3-4 दिन तक अस्पताल में रही, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अपनी माँ की मौत का मुझे बेहद अफसोस था। उधर अंजना बार बार मुझे फ़ोन करके अपने पास बुला रही थी, कह रही थी कि रोहन आपको बहुत याद कर रहा है, क्योंकि मैंने रोहन के दिल में अपने लिए एक अच्छी जगह बना ली थी। मेरा अगला टारगेट वही था। इधर मेरी पत्नी भी मुझे जाने नहीं दे रही थी, बल्कि वो तो ये भी कह रही थी कि अगर आप शहर जाओगे तो मैं और बच्चे भी आपके साथ चलेंगे। मैंने कहा कि मैं वहाँ काम करने के लिए जाता हूँ, अय्याशी करने के लिए नहीं, जो तुम्हें और बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाऊँ। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक पैसे भेजता तो हूँ, लेकिन मेरी पत्नी कहने लगी कि मुझे आपकी बहुत याद आती है। बच्चे भी आपको याद करते हैं, रोते हैं। अब तो इनको संभालने वाली उनकी दादी भी इस दुनिया से चली गई। अब मैं अकेले कैसे बच्चों की परवरिश करूँगी। मैंने कहा, अगर मैं शहर में तुम सब लोगों को साथ ले गया तो मुझसे वहाँ काम नहीं हो सकेगा, क्योंकि मेरा काम ऐसा ही है कि मैं वहाँ भी तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा। बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी पत्नी को समझाया था और बच्चों को भी मनाया था। बच्चों को तो उनकी मर्जी के गिफ्ट्स दिलाए तो वो मान गए थे। मेरी पत्नी को भी मैंने खूब सारी शॉपिंग करवा दी थी, वो भी खूब खुश हो गई थी। हर जगह उसने मेरी तारीफ़ों के झंडे गाड़ दिए थे। गांव में सारे ही लोग इस बात पर हैरान होते थे कि मैं शहर में नौकरी करके बहुत ज़्यादा अमीर होता जा रहा हूँ। माँ की मौत का गम तो जैसे मेरे दिल से बहुत ही जल्द उतर गया था। मैं कुछ दिनों बाद ही शहर आया तो अंजना मुझसे बहुत नाराज़ हुई थी। उसने कहा कि तुम्हारी माँ की मौत हो गई और तुम मुझे अब बता रहे हो। काश मैं भी तुम्हारे साथ गाँव चलती तो मरने से पहले तुम्हारी माँ से एक बार मिल लेती। मैंने उससे थोड़ा बहुत झूठ बोला और कहा कि मैं फिर कभी तुम्हें अपने गाँव लेकर चलूँगा। इस पर अंजना ने कहा, अब तुम अपने गाँव क्यों जाओगे? तुम्हारा तो वैसे भी तुम्हारी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, और अब तो तुम्हारी माँ भी दुनिया में नहीं रही, तो फिर तुम्हें गाँव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तरह से अंजना बिल्कुल सही कह रही थी, लेकिन अगर मेरी पत्नी ने मुझे दोबारा मिलने के लिए बुलाया तो मैं क्या करूँगा? फिलहाल के लिए तो मैंने अपने दिमाग को शांत कर लिया था और अब मैं ज़्यादातर ध्यान रोहन पर देने लगा था, क्योंकि मुझे रोहन की जान लेनी थी। ये सारी प्रॉपर्टी मेरी पत्नी की नहीं बल्कि उसके पहले पति की थी। वो मरने के बाद अपनी सारी जायदाद छोड़ गया और उसकी सारी जायदाद कानूनी तौर पर बालिग हो जाने के बाद उसके बेटे को मिल जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने सोचा था कि मैं रोहन को जान से मार दूंगा। मेरा रास्ते का सबसे बड़ा कांटा रोहन है। जब वही मेरे रास्ते से हट जाएगा तो सब कुछ खुद ब खुद मेरे नाम हो जाएगा। रोहन अंजना का इकलौता बेटा है और अपने इकलौते बेटे की मौत का सदमा उसे सारी ज़िंदगी सताएगा। उसकी तो वैसे भी काफ़ी उम्र हो चुकी है और बेटे की मौत के बाद तो वो और ज़्यादा गमगीन हो जाएगी और धीरे धीरे बढ़ती उम्र के साथ साथ बीमार रहने लगेगी और फिर जल्द ही अपनी मौत का इंतज़ार करने लगेगी। फिर उसका ध्यान कभी भी अपनी प्रॉपर्टी पर नहीं जाएगा और ये सब कुछ मैं खुद अपने नाम कर लूँगा। रोहन के मरने के बाद जल्द ही अंजना के भी मरने का इंतज़ाम करूँगा, ताकि ऑफिस और बंगला खाली हो सके और मैं इस बंगले में अपने बच्चों को और पत्नी को लेकर यहाँ पर रहूँ और उनके साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारूँ। इसलिए अब मैंने यहाँ आने के बाद रोहन के साथ पहले से ज़्यादा समय गुजारना शुरू कर दिया था। मैं अंजना से कहता था कि तुम आराम से ऑफिस जाओ और ऑफिस का काम संभालो, मैं यहाँ अपने बेटे को संभाल लूँगा। रोहन भी मुझसे कुछ ज़्यादा ही अटैच हो गया था। मैं सारा दिन उसके साथ रहता था, उसका होमवर्क करवाया करता था, नौकरों से कहकर उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनवाया करता था। शाम के समय उसे पार्क घुमाने के लिए ले जाता था। वो अपने सगे पिता को तो भूल गया था और हमेशा मुझे ही पापा पापा कहता रहता था। यहाँ मेरी पत्नी का अगर मुझे फ़ोन आ जाता तो मुझे उससे बड़ी खामोशी से और छुप छुप कर बात करनी होती थी, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। एक दिन अंजना ने मुझसे कहा कि आज रात मुझे घर आने में देर हो जाएगी, मुझे एक बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है। मैं तो खुश हो गया था। मैंने सोचा कि इसका मतलब आज मेरा रास्ता बिल्कुल साफ है। आज अंजना पूरे दिन घर पर नहीं आएगी, क्योंकि वो दोपहर के समय अपने बेटे से मिलने के लिए घर आ जाया करती थी और हम सब लोग साथ बैठकर खाना खाया करते थे। फिर वो शाम के टाइम पर फिर से ऑफिस चली जाती थी और रात को 8 बजे तक घर वापस आ जाया करती थी।
आज वो सुबह के समय निकलने वाली थी और अगले दिन घर आने वाली थी। इस बीच मैं अच्छे से अपने प्लान को कामयाब कर सकता था। इतने दिनों से मैं जो मेहनत कर रहा था और जिस स्पेशल दिन का इंतज़ार कर रहा था, वो दिन आज का ही था। अंजना के जाने के बाद मैं दोपहर का इंतज़ार करने लगा और मैंने रोहन के स्कूल से आने के बाद उससे कहा कि आज मैं तुम्हें पार्क लेकर नहीं जाऊंगा, हम एक दूसरी जगह चलेंगे और वहां जाकर हम अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे। मेरी बात सुनकर रोहन खुश हो गया था। मैं उसे अपने साथ लेकर एक ऊंचाई वाली जगह पर आ गया था। रोहन को फ़ोटोज़ क्लिक करने का बहुत शौक था। वो पार्क भी जाया करता था तो मुझसे अपने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक करवाया करता था। आज मैं उसे ऐसी जगह पर लेकर आ गया था जो बहुत ऊंचाई पर थी और उसके नीचे गाड़ियाँ चल रही थी। मैंने कहा कि सबसे पहले मैं यहाँ खड़ा होता हूँ और तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हें किस तरह से पोज देना है। उसके बाद मैं तुम्हारे अच्छे से फ़ोटोज़ क्लिक करूँगा। पहले तुम मेरे फ़ोटो क्लिक करो। मैं उसे ड्राइवर के साथ गाड़ी में लेकर नहीं आया था, बल्कि आज खुद ही गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने साथ यहाँ लेकर आ गया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी सच्चाई किसी को पता चल जाए। मैंने ऊंचाई वाली दीवार पर खड़े होकर हवा में पोज देते हुए उसे बताया कि तुम्हें इस तरह से पोज देना है। वो बच्चा था, जैसे जैसे मैंने उसे बताया उसने वैसा ही कर लिया। पहले एक दो फोटो उसने मेरे क्लिक किए। उसके बाद मैंने उससे कहा कि अब तुम यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे फ़ोटोज़ क्लिक कर देता हूँ। वो वहाँ पर खड़ा हो गया। उसे डर लग रहा था। वहाँ पर लोहे के छोटे छोटे रॉड लंबाई में खड़े हुए थे। मैंने उससे कहा कि तुम आराम से इसे पकड़ लो, तुम वही करोगे जैसे मैं पकड़कर खड़ा हुआ था। वो ऊंचाई पर खड़े होने से डर रहा था। उसने कहा, पापा मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा, नहीं बेटा, तुम यहाँ आराम से खड़े रहो, डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम तो बहुत स्ट्रांग बॉय हो ना। देखो तुम्हारा फ़ोटो बहुत अच्छा आ रहा है, तुम बस इसी तरह से खड़े रहो। मैं तुम्हारा बहुत अच्छा फ़ोटो ले रहा हूँ और ये सारे फ़ोटोज़ हम तुम्हारी मम्मी को दिखाएंगे तो वो बहुत खुश होंगी और कहेंगी कि मेरा बेटा तो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसने इतनी ऊंचाई पर से फ़ोटो खिंचवाया है। वो बार बार नीचे को देख रहा था, घबरा रहा था और अपने चेहरे पर दिखावे की मुस्कुराहट ला रहा था। मैं उसे बातों में लेकर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा और बताने लगा कि अपनी कमर पर हाथ रखो। जैसे ही मैंने उसका हाथ लोहे की रॉड से छुड़ाया तो अपने दूसरे हाथ से उसे नीचे की तरफ धक्का दे दिया। उसके बाद वो ज़ोरदार चीख के साथ नीचे की तरफ गिरा था और सड़क पर चलती हुई गाड़ियों ने उसे कुचलकर रख दिया था। इस तरह रोहन की मौत हो गई थी और मैं वहाँ से खामोशी से गाड़ी में बैठकर घर आ गया था। मैंने वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले अंजना को फ़ोन किया और उसे बताया कि जल्दी से घर आ जाओ, हमारे रोहन का एक्सीडेंट हो गया। वो घबरा गई और जल्दी से भागकर घर वापस आई। उसे घर लौटने में आधा घंटा लग गया था। मैं रोहन को लेकर अस्पताल पहुंच गया था। मैंने सोच लिया था कि मुझे अंजना से क्या कहना है। मैंने उसे बता दिया था कि रोहन मेरे साथ पार्क गया था और वहां से घर आने की जिद करने लगा। वहां से खुद ही भागने लगा और भागते भागते रोड तक आ गया था। रोड पर चलती हुई गाड़ियों ने उसे कुचलकर रख दिया। इस तरह उसकी मौत हो गई। मैं खुद भी फूट फूट कर रो रहा था और अपनी हालत ऐसी बना ली थी जैसे मुझे रोहन की मौत का बेहद अफसोस है। दिखावा करने के लिए कई दिनों तक मैंने घर में खाना भी नहीं खाया था। अंजना भी बेहाल हो चुकी थी। उसका इकलौता बेटा, उसकी आंखों का तारा, इस दुनिया से चला गया था। उसे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ था। मैं बार बार उसके सामने जाता और उससे कहता कि मैं तुम्हारे बेटे का दोषी हूँ, मेरी वजह से मेरे बेटे की जान गई है। मैं फूट फूट कर रोने लग जाता और ख़ुद को अंजना के सामने बेबस दिखाने का नाटक करने लगता। तो अंजना कहती थी, नहीं, तुम मेरे बेटे को कैसे मार सकते हो, तुम तो उसका बहुत ख्याल रखते थे। तुमने तो मेरे बेटे को अपना बेटा बना लिया था। अपनी सगी औलाद से बढ़कर तुम मुझसे प्यार किया करते थे। मैंने ऐसे जाहिर करना शुरू कर दिया जैसे अपने बेटे के चले जाने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ है। कई दिनों तक तो अंजना भी ऑफिस नहीं गई थी। मैं उसको संभालता रहता था, तसल्ली देता रहता था। अब मुझे जल्द से जल्द अंजना को भी रास्ते से हटाना था। मैं उसे ऑफिस भी नहीं जाने दे रहा था। मैंने उससे कहा था कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कुछ दिन घर पर ही आराम करो। अंजना को घर छोड़कर मैं अपने परिवार से मिलने के लिए चला गया था और अंजना को बताया था कि ऑफिस के लिए एक ज़रूरी मीटिंग के सिलसिले में मुझे जाना है, क्योंकि अब वो अपने बेटे की मौत के गम में इतनी कमज़ोर और लाचार हो गई थी कि कई दिनों तक तो ऑफिस भी नहीं गई थी। मैं 2 दिन अपने परिवार से मिलकर वापस अंजना के घर आ गया था। मुझे पता चला था कि अंजना की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इस बात का और फ़ायदा उठाया
और उसको अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। नौकरानी जब मुझे खाना देकर जाती तो मैं खामोशी से उसमें स्लो पॉइजन मिला रहा था, ताकि उस खाने को खाकर धीरे धीरे मेरी पत्नी बीमार रहने लगे और फिर एक दिन इस दुनिया से चली जाए। लोगों को यही लगेगा कि वो बीमार रहने की वजह से मर गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे सब कुछ मेरे प्लान के मुताबिक हो रहा है, लेकिन अचानक ही एक ट्विस्ट आ गया। गांव में मेरी बड़ी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी में घर जाना पड़ा। मेरी पत्नी ने रो रो कर मुझे घर बुलाया था, इसलिए मैं बहुत घबरा गया और मैंने अंजना को भी नहीं बताया कि मैं कहाँ गया हूँ। कई दिनों तक गांव में रहने की वजह से मैं परेशान हो गया था। पूरे एक हफ्ते बाद जब मैं घर वापस गया तो मैंने देखा कि वहाँ एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है और उस पुलिस ऑफिसर को अंजना ने बुलाया था। अंजना हंसते हुए कहने लगी, आ गए आप? इतने दिनों से कहाँ थे? मैं आपका कब से इंतज़ार कर रही थी। आज अंजना मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल ठीक है। वो बीमार थी, लेकिन मैंने उसका इलाज नहीं करवाया था, बल्कि एक आदमी को पैसे देकर झूठ मूठ का डॉक्टर बनाकर मैं उसे घर ले आया था, ताकि मेरी पत्नी को लगे कि उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सका। मैं जैसे ही अंजना के करीब गया, पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि अरे साहब, आप इतना घबरा क्यों रहे हो? आज मैडम की कुछ टेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं। हम लोग तो आपका कई दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, मगर आप गायब थे। आज आप यहाँ आ गए तो हमें लगा मुझे भी यहाँ पर आ जाना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? उसी समय अंजना मेरे करीब आई और उसने मेरे गाल पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। उसके थप्पड़ से मैं घबरा गया था। मैंने कहा कि तुम क्या कर रही हो? अंजना कहने लगी कि तुम्हें तुम्हारी असल औकात दिखा रही हूँ। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वो कहने लगी कि तुमने मेरे बेटे को मारा और मुझे भी जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। मुझे खाने में जहर मिलाकर दे रहे थे ताकि मैं जल्द ही मर जाऊं। मैंने अपने जुर्म से इनकार किया और कहा कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगी कि तुमने ही ऐसा कुछ किया है, तुमने ही मेरे बेटे को मारा है। मैंने कहा, तुम्हारे पास आखिर इस बात का क्या सबूत है? उसने कहा, सबूत तो मेरे पास बहुत सारे हैं और वो सारे ही सबूत मैं पुलिस को पहले ही दे चुकी हूँ। मैं घबरा गया था कि मेरी सच्चाई अंजना को कैसे पता चल गई। अंजना ने मुझे बताया कि जब तुम मेरे बेटे पर बहुत सारा प्यार लुटाया करते थे तो मुझे यही लगा कि तुम मेरे बेटे से सच में प्यार करते हो। लेकिन जिस दिन मेरे बेटे की मौत हुई, उस दिन सुबह में मुझे हमारे घर की एक नौकरानी ने बताया था कि उसे तुम में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तुम किसी से फ़ोन पर बातें करते हो और किसी न किसी के सामने आते ही फ़ौरन खामोश हो जाते हो। ये एक नॉर्मल सी बात थी। नौकरानी की बात पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मगर मेरे बेटे की मौत के बाद तुम अचानक कहीं गायब हो गए और फिर मेरा बीमार होना। तुम्हारे पीछे मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। मैंने अपने एक डॉक्टर दोस्त को घर बुलाया और उसे अपने सारे चेकअप करवाए। मेरी डॉक्टर दोस्त ने मुझे बता दिया कि मेरी जान को ख़तरा है। मुझे कई दिनों से खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर दिया जा रहा है। मैंने सोचा कि आखिर घर में ऐसा कौन है जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो अपने घर में कदम कदम पर कैमरास लगाए हुए हैं और काफ़ी समय से मैंने कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक भी नहीं की। इसलिए मैंने अपने कैमरास की रिकॉर्डिंग चेक की और देखा कि उसमें तो तुम मेरे बेटे के साथ बहुत सारे पल बिता रहे हो और एक दिन तो तुम रोहन से बात कर रहे थे कि तुम उसे पार्क नहीं बल्कि फ़ोटोशूट करने के लिए किसी अच्छी जगह पर लेकर जा रहे हो। ये रिकॉर्डिंग उसी दिन की थी जिस दिन मेरे बेटे की मौत हुई थी और तुमने तो मुझे बताया था कि वो पार्क से निकलकर भागने लगा था, तब उसकी मौत हुई एक्सीडेंट होने की वजह से। तुम मेरे बेटे का फ़ोटोशूट करने के लिए लेकर गए थे, ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं था। मुझे तुम पर शक हुआ। फिर मैंने आगे की रिकॉर्डिंग चेक की तो देखा कि तुमने कई बार मेरे खाने पीने की चीज़ों में पॉइजन मिलाया। तुम नहीं जानते कि मेरे घर में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। ये ही नहीं, तुम्हारी सच्चाई पता चलने के बाद मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर साहब खुद तो यहाँ मेरी रखवाली करने के लिए आ रहे थे ताकि तुम मुझे कोई नुकसान ना पहुँचा दो, और ये भी कि घर में कोई तुम्हारे साथ मिला हुआ ना हो। और तुम्हारे पीछे उन्होंने तुम्हारी सारी डिटेल निकाली। जहाँ जहाँ मेरी कंपनी से पहले तुम नौकरी करते थे वहाँ के बारे में भी पता चल गया, और जहाँ से तुम आए हो मैंने वहाँ के बारे में भी पता करवाया तो मुझे पता चला कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं। फिर मुझे समझ आया कि तुमने मेरे साथ शादी क्यों की, मुझसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। इसका साफ साफ मतलब यही है कि तुम मेरी दौलत हथियाना चाहते थे, क्योंकि मुझ जैसी अमीर औरत से शादी की वजह
तुम्हारे लिए सिर्फ एक यही बात हो सकती है। अंजना की बातें सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि उसे ये सब कुछ इस तरह से भी पता चल जाएगा, और मुझे नहीं पता था कि इस घर में कैमरे लगे हुए थे। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था। ये पुलिस इंस्पेक्टर हर रोज़ अंजना की देखभाल करने के लिए यहाँ पर मौजूद था, और उधर पुलिस मुझे भी तलाश कर रही थी। पुलिस ने सारी इन्फॉर्मेशन लाकर अंजना को दे दी थी और बता दिया था कि मेरा बैकग्राउंड क्या है। अब मेरे पास अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। जेल में ले जाने के बाद मेरे साथ बहुत मारपीट की गई और मुझसे सारी सच्चाई उगलवा ली गई। मेरी पत्नी को भी फ़ोन करके बता दिया गया कि मैंने क्या किया है। जेल में जब मुझसे मेरी पत्नी मिलने के लिए आई तो फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि आप यहाँ शहर में रहकर इस तरह से पैसे कमा रहे थे। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपके साथ बिल्कुल ठीक हुआ। मेरी पत्नी मेरी आंखों के सामने इस तरह की बातें कर रही थी और मैं हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ा हुआ था, कह रहा था कि प्लीज़ मुझे बचा लो। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया। सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत तुम्हें ही होती थी, मगर अब तो वो मुझसे ऐसे मुंह फेर रही थी जैसे मेरी पत्नी ही न हो। अब मैं जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अंजना ने मुझसे डिवोर्स ले ली है। अपने बेटे के मरने के बाद वो पूरी तरह से टूट गई थी। यहाँ तक कि उसने मुझे ये भी बताया कि ये दौलत अभी भी तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें सजाए मौत दिलवा कर रहूँगी। तुमने मेरे मासूम बेटे की जान ली है। मैं अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा था। काश मैं ये सब कुछ ठीक कर सकता, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। मुझे इस जेल में रहते हुए 1 साल गुजर गया। मेरा केस अभी भी चल रहा है। अंजना ने अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले लिया, जिसकी परवरिश वो कर रही है और उसमें अपना बेटा ढूंढती है। मैंने दौलत के लालच में आकर जो कुछ भी किया वो गलत था। मुझे मेरी गलती की सज़ा मिल चुकी है और मैं उसे आज तक भुगत रहा हूँ। मेरी पत्नी ने मेरे बच्चों को इस बारे में कुछ नहीं बताया, बल्कि उसने कहा कि मैंने बच्चों को बता दिया है कि शहर में तुम्हारी मौत हो गई, क्योंकि मैं बच्चों को नहीं बताना चाहती कि उनके पिता एक खूनी हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।